नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मुद्रा सिद्धांत के कीनीजियन दृष्टिकोण की, और इसमें आज हम देखें कीन्स के मुद्रा का सिद्धांत। तो जो क्लासिकल और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि मुद्रा की पूर्ति का सीधा प्रभाव हमारे कीमत स्तर पर पड़ता है, लेकिन कीन्स ने ये बताया कि मुद्रा की पूर्ति का प्रभाव कीमत स्तर पर पड़ता तो है, लेकिन ये बिल्कुल सीधा और सरल नहीं होता है। ये एक काफ़ी लंबे रास्ते से होकर के निकलता है। इनका ये कहना था कि मुद्रा की पूर्ति में जब वृद्धि होती है तो मांग स्थिर रहने पर ब्याज की दर में गिरावट होती है। ब्याज की दर जब गिरती है तो निवेश में वृद्धि होती है। निवेश में वृद्धि होने से समग्र व्यय रेखा ऊपर की ओर खिसकती है, जिससे कि हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से हमारा जो समग्र मांग वक्र है वो दाईं ओर खिसकता है, और समग्र मांग और समग्र पूर्ति वक्रों के कटाव से कीमत निर्धारण एक नए स्तर पर होता है, जो कि पहले से ऊंचा होता है। ये कीन्स ने बताया था, और इसमें इनका ये कहना था कि सामान्यतः कि ये मुद्रा की पूर्ति हमारे कीमत निर्धारण को बिल्कुल सीधा सा प्रभावित नहीं करती है, बल्कि एक पूरा एक रास्ता है या पूरी एक प्रक्रिया है, उसको फॉलो करके ये आगे बढ़ती है। इसको इन्होंने डायग्राम्स के थ्रू भी बताया, जिसमें हम पहला डायग्राम जब देखें तो उसमें हम देखते हैं कि ओ एक्स एक्सिस पर मुद्रा की मात्रा है, ओ वाई एक्सिस पर ब्याज दर है। ये एलपी वक्र हमारा तरलता पसंदगी वक्र है। जब हमारी मुद्रा की मात्रा या मुद्रा की पूर्ति OM0 होती है तो हमारी ब्याज की दर का निर्धारण इस मुद्रा की पूर्ति से संबंधित इस LP वक्र के कटाव से R0 पर होती है। जैसे ही मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, OM0 से OM1 पर जब मुद्रा की पूर्ति आती है, तो क्योंकि हमारी तरलता पसंदगी पहले से कम हो गई है, तो इसलिए हमारी ब्याज की दर भी, जो पहले मुद्रा की पूर्ति हमारे इस तरलता पसंदगी वक्र को E0 पर काट रही थी, वो अब E1 बिंदु पर काटती है, और ब्याज की दर का निर्धारण OR0 की बजाय OR1 पर होता है, जो कि पहले के मुकाबले काफ़ी कम है। यानी ये बताता है कि जैसे ही मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, हमारी ब्याज की दर कम हो जाती है। दूसरा डायग्राम जो इन्होंने प्रोफेसर कीन्स ने बताया, उसमें इन्होंने ये बताया कि जो मार्जिनल एफिशिएंसी है, इन विनियोग की सीमांत कार्यकुशलता है, उसका प्रभाव, उस पर ब्याज की दर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये इसके लिए इन्होंने फिर ओ एक्स एक्सिस के ऊपर विनियोग की मात्रा ली, ओ वाई एक्सिस पर ब्याज की दर ली, और MEI ये हमारी विनियोग की सीमांत कार्यकुशलता को, ये वाला वक्र हमारा बताता है। इस विनियोग की कार्यकुशलता पर जब हमारे विनियोग की मात्रा OI0 होती है, तो ये हमारे इस MEI वक्र को A बिंदु पर काटती है, A बिंदु पर टच करती है, जहाँ ब्याज की दर R0 निर्धारित होती है। और जैसे ही हमारा ये विनियोग बढ़ता है, हमारी ब्याज की दर कम हो जाती है, क्योंकि अब विनियोग बढ़ के OI1 हो गया, जो कि MEI वक्र के B बिंदु पर टच करता है, और यहाँ से ब्याज की दर OR1 निर्धारित होती है, जो कि पहले की ब्याज की दर के मुकाबले कम है। यानी जैसे जैसे विनियोग बढ़ता है, ब्याज की दर कम होती जाती है।
तीसरा जो चित्र है, ये चित्र हमें बताता है, इसके अंदर इन्होंने OX एक्सिस के ऊपर वास्तविक राष्ट्रीय आय लिए, OY एक्सिस के ऊपर इन्होंने वांछित व्यय लिया है। इसमें एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व जो कि हमारी राष्ट्रीय आय के बराबर है, Y के बराबर है, वो इन्होंने इसमें लिया है। और ये हमारे ये जो वक्र है ये हमारे समग्र आय इज इक्वल टू समग्र व्यय को बताता है। तो AE इज इक्वल टू वाई, ये हमारी अर्थव्यवस्था के समग्र आय और समग्र व्यय के संतुलन बिंदुओं को बताता है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो हमारा वास्तव में होता है वो AE0 हो रहा है, और ये AE0 वक्र हमारे इस AE इक्वल टू वाई वक्र के E0 बिंदु के ऊपर टच करता है या इसको काटता है। यहाँ से हमारी वास्तविक राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है जो कि OY0 है। अब हम हमारे विनियोग के अंदर डेल्टा आई के बराबर वृद्धि कर देते हैं। डेल्टा आई के बराबर वृद्धि करने से हमारा जो नया वक्र बन कर के आता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का, वो एग्रीगेट EA1 बन के आता है, जो कि हमारे इस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट इनकम कर्व के E1 बिंदु पर टच करता है। और यहाँ से हमारी हमारी राष्ट्रीय आय का पुनः निर्धारण होता है जो कि पहले के मुकाबले ज़्यादा है। पहले हमारी राष्ट्रीय आय OY0 थी, अब ये OY1 हो जाती है। अब इसमें हम देखें तो इन्वेस्टमेंट तो हमारा काफ़ी कम हुआ है, लेकिन जो वास्तविक राष्ट्रीय आय उसके अंदर होने वाली वृद्धि काफ़ी ज़्यादा है। तो विनियोग के बढ़ने से हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अब राष्ट्रीय आय के अंदर वृद्धि जब होती है तो हमारे एग्रीगेट डिमांड कर्व में भी परिवर्तन होता है, जिसे कि इन्होंने डायग्राम नंबर 4 में बताया है। अच्छा, ये थर्ड डायग्राम के अंदर जो इन्होंने ये बताया है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में वृद्धि से कई गुना ज़्यादा वृद्धि हमारे राष्ट्रीय आय के अंदर होती है। ये गुणक प्रभाव की वजह से होती है, जिसे हम फिर आगे देखेंगे। अब हम चौथे चित्र पे आएँ तो इसमें SRAS यानी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमें यहाँ दिया हुआ है। अल्पकालीन समग्र पूर्ति वक्र हमें दिया है, और इस पे पहले हमारी जो समग्र मांग वक्र है वो है AD0, जो कि इस वक्र को काटता है, और वहाँ से हमारी राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है OY0 पर, और कीमतों का निर्धारण होता है OP0 पर। अब क्योंकि हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ गई है, हमारी मांग बढ़ गई, राष्ट्रीय आय बढ़ने से मांग हमारी बढ़ी, तो मांग बढ़ने से हमारा जो ये समग्र मांग वक्र है ये बढ़कर AD1 हो जाता है, और इस AD1 समग्र मांग वक्र पर ये समग्र पूर्ति वक्र E2 बिंदु पर काटता है। यहाँ हमारी राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है। ये राष्ट्रीय आय OY0 से बढ़कर OY2 हो जाती है, और कीमत, नई कीमत हमारी आ जाती है, वो OP1 हो जाती है। अब अगर पुरानी ही कीमत के ऊपर हमें आगे चलना है तो पुरानी ही कीमत के ऊपर हमारी राष्ट्रीय आय OY1 होगी, जो कि AD1 वक्र को काट करके हमें मिली है। तो ये कुल मिलाकर के कीन्स ने यहाँ हमें ये बताया कि जैसे ही मुद्रा की मात्रा बढ़ती है हमारी ब्याज की दर कम हो जाती है, ब्याज की दर कम होती है हमारे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते हैं हमारी राष्ट्रीय आय के अंदर वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से हमारे समग्र मांग वक्र में वृद्धि होती है, और हमारे कीमत स्तर में वृद्धि होती है। तो ये प्रोफेसर कीन्स का मुद्रा सिद्धांत
है। बाकी अब इसके बारे में अपन कल बात करेंगे।